पिछले वीडियो में हमने संघट्टवाद यानी कि कोलिजन थ्योरी के बारे में बात की थी और हमने कहा था कि अणुओं को क्रिया करने के लिए आपस में संघट्ट करना चाहिए, यानी कि आपस में टकराना चाहिए। संघट्ट जिसे हम इंग्लिश में कोलिजन कहते हैं। और हमने यह भी कहा था कि प्रभावी संघट्ट या फिर कहें प्रभावी टक्कर, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे इफेक्टिव कोलिजन, इसके होने के लिए उन टक्करों का अंतरिक्ष में सही अभिविन्यास होना चाहिए और अंत में अभिक्रिया होने के लिए उन संघट्टों में यानी कि टक्करों में पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। और संघट्टवाद के ये विचार, कोलिजन थ्योरी के विचार अर्हेनियस समीकरण में निहित है। तो यहां पर हमारा समीकरण है जहां के हमारा वेग स्थिरांक है, रेट कांस्टेंट है, जिसके बारे में हम अपने वेग नियमों में बात करते हैं। कैपिटल ए को आवृत्ति गुणक यानी कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहा जाता है, अतः ए आवृत्ति गुणक है। तथा ए में हमारे संघट्टों यानी कि कोलिजन्स की आवृत्ति तथा उन संघट्टों के अभिविन्यास जैसी चीजें शामिल होती हैं। और यहां फिर दाईं ओर ई की घात माइनस ई ए बटे आर टी है। यह अभिक्रिया होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा वाले संघट्ट के अंश के बारे में बात कर रहा है, फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है। अतः हम इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। यहां पर स्मॉल एफ सक्रियण ऊर्जा ई ए पर निर्भर करता है, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए पर निर्भर करता है और ई ए जूल प्रति मोल में होना चाहिए। यहां पर आर गैस स्थिरांक है तथा टी केल्विन में मापा गया तापमान है। तो आइए देखें कि किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा को बदलने या तापमान को बदलने से हमारी अभिक्रिया के लिए पर्याप्त ऊर्जा वाले संघट्टों के अंश को कैसे प्रभावित करता है। यानी कि यदि हम सक्रियण ऊर्जा ई ए को बदलें या फिर तापमान T को बदलें तो ये किस प्रकार से F को प्रभावित करेगा, यही हमें यहाँ देखना है। तो आइए यहाँ पर हम EA 40 किलो जूल प्रति मोल लेते हैं और तापमान 373 केल्विन लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्टिवेशन एनर्जी EA 40 किलो जूल प्रति मोल ली है, यहाँ से शुरुआत की है, और टेम्परेचर कैपिटल T इसे हमने 373 केल्विन लिया है। अब हम F को हल करते हैं। तो यहाँ से F बराबर होगा E की घात माइनस EA, चूंकि यहाँ EA 40 किलो जूल प्रति मोल है और हमें EA को जूल प्रति मोल में लेना है। तो यहाँ आ जाएगा E की घात में माइनस 40,000। 40 किलो जूल का मतलब हुआ 40,000 जूल, तो माइनस 40,000 जूल प्रति मोल बटे गैस स्थिरांक कैपिटल आर, ये हो जाएगा 8.314 जूल प्रति केल्विन मोल। और T ये तो 373 केल्विन है, तो यहाँ 373 केल्विन आ गया। अब E की घात में इतना है और E की घात ये जो कुछ भी लिखा है, यदि हम इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो हम देखेंगे कि इसका मान 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 6 के बराबर आएगा। ये लगभग बराबर होगा। और यहाँ पर इकाई देखें तो जूल से जूल कट जाएगा, मोल से मोल कट जाएगा, केल्विन से केल्विन कट जाएगा। तो F हमें 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 6 मिलेगा। अब यदि स्मॉल f का मान 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 6 आया तो इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ 10 लाख संघट्ट यानी कि 10 लाख कोलिजन्स हुए, तो यहाँ 10 लाख हमने लिख लिया। अब कौन सी संख्या है जिसको 10 लाख से भाग दें और उत्तर हमें 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 6 मिल जाए। तो ये संख्या और कुछ नहीं बल्कि 2.5 है। 2.5 को 10 लाख से भाग देने पर उत्तर 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 6 मिलता है। तो इसका जो मतलब है वो ये है कि हमारी अभिक्रिया में प्रत्येक 10 लाख संघट्टों में, प्रत्येक 10 लाख कोलिजन्स में केवल 2.5 संघट्टों में ही अभिक्रिया करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। तो स्पष्ट रूप से जो संघट्ट पर्याप्त ऊर्जा के साथ हो रहे हैं उनकी संख्या अत्यधिक छोटी है। अब आइए देखें कि क्या होता है जब हम सक्रियण ऊर्जा बदल देते हैं। इसलिए इस बार हम सक्रियण ऊर्जा को 40 किलो जूल प्रति मोल से बदलकर 10 किलो जूल प्रति मोल करने जा रहे हैं। तो हम सक्रियण ऊर्जा को कम कर रहे हैं, EA को घटा रहे हैं। यहाँ तापमान को हमने समान रखा है। तो आइए देखें कि इसका प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। तो चलिए इस बार F के लिए इन मानों को रखते हैं। तो F बराबर होगा E की घात, इस बार EA 10 किलो जूल प्रति मोल है, तो E की घात में अंश में आ जाएगा माइनस 10,000 बटे गैस स्थिरांक 8.314 गुणे तापमान जो कि 373 है। अब एक बार फिर यदि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से E की घात जो कुछ भी ये लिखा है इस पूरे की गणना करेंगे तो आपको उत्तर लगभग 0.04 के बराबर मिलेगा। तो ध्यान दें कि हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर F बढ़ा दिया है। हम F
5 गुणे 10 की घात -6 से F बराबर 0.04 तक पहुंच गए हैं। तो आइए हम इस 10 लाख संघट्टों के विचार को जारी रखते हैं। तो यदि यहाँ 10 लाख संघट्ट हुए, 10 लाख कोलिजन्स हुए, तो कौन सी संख्या है जिसको 10 लाख से भाग देने पर उत्तर 0.04 आता है? तो वह संख्या 40,000 होगी। 40,000 बटे 10 लाख ये 0.04 के बराबर होता है। अतः इस समय हमारी अभिक्रिया में प्रत्येक 10 लाख संघट्टों के लिए 40,000 संघट्टों के पास अभिक्रिया करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। और यदि इसकी तुलना हम यहां से करें तो यह एक बहुत बड़ी वृद्धि है। यह अभिक्रिया करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा के साथ संघट्टों की संख्या में भारी वृद्धि है। और हमने ऐसा कैसे किया है? हमने ऐसा सक्रियण ऊर्जा को कम करके किया है। अतः सक्रियण ऊर्जा को कम करने से F का मान बढ़ गया है और इससे प्रभावी संघट्टों की संख्या में वृद्धि हुई है। चलिए एक और गणना करते हैं। इस बार हम तापमान बदलेंगे। तो आइए हम वही सक्रियण ऊर्जा रखें जो हमने अभी रखी थी। तो यहाँ पर 10 किलो जूल प्रति मोल था और यहाँ भी हमने 10 किलो जूल प्रति मोल लिया है। इस बार हमने तापमान बदल दिया है। यहाँ हमारे पास तापमान 373 केल्विन था और यहाँ पर हमने तापमान 473 केल्विन रखा है। तो तापमान हमने 373 केल्विन से 473 केल्विन तक बढ़ा दिया है। अब आइए देखें कि तापमान बढ़ाने से ये F के मान को कैसे प्रभावित करता है। तो इस बार F बराबर होगा E की घात, अंश में होगा -10,000 बटे 8.314 गुणे 473। अब एक बार फिर यदि हम E की घात ये जो कुछ भी लिखा है इसकी गणना हम कैलकुलेटर से करें, साइंटिफिक कैलकुलेटर से करें, तो हम पाते हैं कि इसका लगभग मान बराबर होता है 0.08 के। तो यहाँ पर तापमान बढ़ाने से F का मान बढ़ गया। F का मान 0.04 से 0.08 हो गया। और आइए हम अपने 10 लाख संघट्टों वाले विचार को जारी रखते हैं। तो अब समझना थोड़ा आसान हो गया है कि इसका मतलब क्या है। तो कौन सी संख्या है जिसे 10 लाख से विभाजित करने पर उत्तर 0.08 के बराबर होता है? तो यह संख्या और कुछ नहीं बल्कि 80,000 होनी चाहिए। 80,000 को यदि हम 10 लाख से भाग देंगे तो उत्तर हमें 0.08 मिलेगा। अतः हमारी अभिक्रिया में प्रत्येक 10 लाख संघट्टों के लिए अब हमारे पास अभिक्रिया करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा वाले 80,000 संघट्ट हैं। अतः हमने तापमान बढ़ाया। हमने तापमान 373 केल्विन से 473 केल्विन कर दिया। फलस्वरूप हमने अभिक्रिया करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा के साथ संघट्टों की संख्या में वृद्धि कर दी। अतः हमने F का मान बढ़ा दिया। अब आइए सोचें कि ये चीजें वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव डालती हैं। तो हम अपने समीकरण पर वापस आते हैं और हम F के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ F के लिए अलग अलग गणनाएं की हैं और हमने कहा कि F को बढ़ाने के लिए हम या तो सक्रियण ऊर्जा को कम कर सकते हैं या हम तापमान को बढ़ा सकते हैं। अतः सक्रियण ऊर्जा को कम करने से F का मान बढ़ गया और तापमान को बढ़ाने से भी ऐसा ही हुआ। अतः यदि हम F को बढ़ाते हैं तो हम K को भी बढ़ा रहे होते हैं। इसलिए यदि हम F को बढ़ाते हैं तो हम वेग स्थिरांक K को बढ़ाते हैं। और हमारे अभिक्रिया वेग नियमों से याद रखें कि हमारे अभिक्रिया की दर या फिर अभिक्रिया वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, कैपिटल R, ये बराबर होता है K गुणे और यहाँ पे कुछ आएगा, यानी कि कैपिटल R कैपिटल K के समानुपाती होता है। तो यहाँ बस मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप अपने वेग नियमों को लिखते हैं तो आप देखते हैं कि अभिक्रिया वेग कैपिटल R वेग स्थिरांक कैपिटल K के समानुपाती होता है। अतः यदि आप वेग स्थिरांक K को बढ़ाते हैं तो आप अपने अभिक्रिया वेग को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। यदि हम सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं या फिर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो हम पर्याप्त ऊर्जा के साथ संघट्टों के अंश F को बढ़ाते हैं। इसलिए हम वेग स्थिरांक K को बढ़ाते हैं। चूंकि K हमारी अभिक्रिया वेग के समानुपाती है, इसलिए अंततः हम अभिक्रिया वेग को बढ़ा देते हैं। और यह बात तार्किक भी है ना? हम अपने अनुभव से जानते हैं कि यदि हम किसी अभिक्रिया का तापमान बढ़ाते हैं तो हम उस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग भी बढ़ा देते हैं। तो एक बार फिर संघट्टवाद यानी कि कोलिजन थ्योरी के विचार अर्हेनियस समीकरण में निहित है और इसलिए हम अगले कुछ वीडियो में इस समीकरण पर अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे।